जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं। आखिर क्या है पंचायती राज व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था एक पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे विकास को लाने के लिए, विकास को तेज गति से लाने के लिए जो योजनाएं, अर्थात योजनाएं को सही सलामत से उसको पूरा करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, पूरे गांवों को विकास करने के लिए कुछ अपने लोकल प्रतिनिधि को चुनाव करके उसको संवैधानिक तौर तरीका से चुन करके उसको वोटिंग, प्रत्यक्ष रूप से उसको वोट करके एक प्रत्याशी के रूप में हम चुनते हैं और वह एक मेरा संवैधानिक प्रत्याशी के रूप में कहलाता है। और वह हमारे राज्य सरकार से जो हमारे गांवों को मूलभूत जो आवश्यकता होती है, वो चीज जो राज्य सरकार के द्वारा जो फंड के रूप में जो गांव को विकास करने के लिए जो दिया जाता है, थोक मात्रा में रुपया दिया जाता है योजनाओं को लागू करने के लिए, यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसको सुचारू रूप से सभी गांवों को तक, अर्थात भारत के हर एक छोटी से छोटी गांव तक उस विकास को पहुंचाने के लिए जिन प्रत्याशी को चुनाव कर संवैधानिक तौर तरीका से चुन करके उसको प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया जाता है, अर्थात उसको वोटिंग करके खड़ा किया जाता है। अब प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा उसी को बोलते हैं प्रत्याशी, पंचायती राज व्यवस्था। गाइज, पंचायती राज व्यवस्था जो ग्राम लेवल पे जो ग्राम पंचायत अर्थात वार्ड का चुनाव करते हैं और मुखिया को चुनाव करते हैं, ब्लॉक लेवल पे जो हम पंचायत समिति का जो चुनाव करते हैं, और जिला लेवल पे, जिला स्तर पर हम जिला परिषद का जो चुनाव करते हैं, ये होती है मेरा त्रिस्तरीय राज्य पंचायती राज व्यवस्था। हाँ, क्या होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं अभी आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत हम अपनी गांवों को, अर्थात प्रखंडों को, ब्लॉकों को और हमारे जिला का जो विकास हुआ है ना, वो आला दर्जा का है। यदि पंचायती राज व्यवस्था नहीं आता तो हमारा इतना जो अभी गांव का विकास हो चुका है, अर्थात जिला का जो विकास हुआ है, ब्लॉक का जो विकास हुआ है, वो चीज नहीं हो पाता। इसीलिए जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, जिस समय संविधान का मेरा निर्माण हो रहा था और जो हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे। और जो हमारे जो महान बापू कहे जाने वाले महात्मा गांधी, वो पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में थे। महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा भारत देश के 70% क्षेत्र जो गांवों में पड़ता है, या 70% जो आबादी जो हमारा है वो गांव में रहता है। और यदि गांव का यदि विकास नहीं हो पाएगा पूरा मेरा, तो मेरा भारत देश का विकास होने वाला नहीं है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा यदि पंचायती राज व्यवस्था हम लाते हैं तो जो भी फंड हमारा राज्य सरकार के द्वारा जो आता है, वो सारा के सारा मुखिया, जिला परिषद और हमारा वार्ड पंचायत समिति लोग सारा का सारा पैसा घोटाला कर देगा। ये उनका कथन था, किसका? भीमराव अम्बेडकर का। लेकिन महात्मा गांधी ने इस टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में रखने का कोशिश किया और इन्होंने अपना
इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया। गाइज, आप नीति निर्देशक तो पढ़े होंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 आर्टिकल 36 to 51 के बीच में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और इसी डीपीएसपी में मेरा आर्टिकल 40 में मेरा ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है, जो ये नीति निर्देशक तत्व में आता था। नीति निर्देशक तत्व में ये आता था। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में मेरा ये भी कहा गया है कि जो भी मेरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको लागू करता है। अर्थात इसको कोई भी चीज हो गया जो डीपीएसपी के बीच में, जो डीपीएसपी में जो बोला गया है, वो चीज सरकार लागू करता है वो भी ठीक है, और नहीं करता है वो भी ठीक है। यदि लागू नहीं करता है तो फिर भी हम राज्य सरकार को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 37 में आपको बोला गया है कि यदि नीति निर्देशक तत्व के टॉपिक में 36 से 51 के बीच में जो बोला गया है, यदि वो चीज राज्य सरकार आपको यदि नहीं देती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट में जाकर के आप अपील नहीं कर सकते हैं कि माय लॉर्ड, हमें ये चीज नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमने कंप्लेन राज्य सरकार को किया। लेकिन आपका ये अपील मान्यता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि 37 में बोला गया है कि जो भी टॉपिक 36 से 51 के बीच में, अर्थात नीति निर्देशक तत्व, मौलिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जितने हमारे टॉपिक हैं, वो चीज यदि राज्य सरकार पूरा नहीं करता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो मेरा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का यदि आपको कुछ हनन होता है तो आप इसके तहत आप डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं, और जो भी न्यायालय में जो भी वोट होगा, अर्थात वहां से जो सुनवाई होगी वो आपके ही पक्ष में होगा, क्योंकि कोर्ट मानने के लिए बाध्य है आपकी बात, यदि ऐसा कुछ आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। हाँ, तो गाइस, हमने अभी बता रहा था कि नीति निर्देशक तत्व, तो यही ग्राम पंचायत के बारे में जो वर्णन कर रहे हैं वो मेरा आर्टिकल 40 में कहीं बोला गया है। तो भाई, ये तो नीति निर्देशक तत्व में आता है ना। अब ग्राम पंचायत जो मेरा मुखिया वगैरह जो यदि कुछ काम नहीं करता है, अर्थात हमारा कुछ गांव में कुछ योजना आया, उस योजना के तहत हमारा सारा पैसा मुखिया खा जा रहा है, अर्थात पंचायत समिति हो गया और हमारा जिला परिषद हो गया, जो भी हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो भी प्रत्याशी गण हैं, यदि वो पैसे खा जा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो हम अपील नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि ये तो मेरा नीति निर्देशक तत्व में आता था, डीपीएसपी में आता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता था। और इसमें बोला गया कि यदि इसमें कुछ ऐसा कुछ होता है तो फिर भी आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो उसको वहां से हटा करके, डीपीएसपी से उसको हटा करके डायरेक्ट उसको मर्ज कर दिया गया संवैधानिक, मूल संवैधानिक में, अर्थात 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, लेकिन लागू हुआ 1993 में। 24 अप्रैल 1992 को लागू किया गया, लेकिन उसको लाया गया, पंचायती 73वां संविधान संशोधन किया गया और उसको लागू कर दिया गया किसमें, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में, और उसके तहत संशोधन किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को आर्टिकल 40 से हटा करके उसको वहां से उसको मर्ज करके उसको आर्टिकल 243A से 243O तक, अर्थात 16 उसमें अनुच्छेद, उप अनुच्छेद जोड़ दिए गए, क से न तक, टोटल 16 उप अनुच्छेद उसमें जोड़ा गया। और इसमें डिटेल
जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको राज्य सूची में दिया गया। ओके, उसको राज्य सूची में दिया गया और उसके तहत टोटल 29 विषयों के बारे में वर्णन किया गया कि ये जो 29 विषय हैं, ये काम हमारे पंचायती राज व्यवस्था के जो भी प्रत्याशीगण हैं उनका हक है कि आप सरकार से डिमांड करें और इन सभी विषयों पर अपने गांवों को विकास करें, अपने अपने क्षेत्रों का विकास करें। हाँ, तो जैसे हमारा भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, संविधान बना 26 नवंबर 1950 को, उसको जस्ट 2 साल बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। सामुदायिक का विकास कार्यक्रम का गठन किया गया 1952 में और उसके तहत हमारे ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों को हक दिया गया कि हमारे ग्राम पंचायत के विकास के लिए आप खड़ा हो, अर्थात उनको ये चीज हक मिलना चाहिए अपने योजनाओं को लागू करने के लिए, अपने सरकार से कुछ डिमांड करने के लिए, मांगने के लिए, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पे ध्यान देने के लिए। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चला नहीं, इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया। फिर हमारा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया सन 1957 में और इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया, अर्थात डिमांड किया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज की ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जिसमें हमारा वार्ड और वार्ड कमिश्नर और हमारे मुखिया आते हैं। ब्लॉक लेवल पे हमारे पंचायत समिति का गठन किया जाए और जिला स्तर पे हमारा जिला परिषद का गठन किया जाए और हमारे तीनों जिला पंचायत और हमारे गांव का विकास सुचारू रूप से हो, ये चीज बोला गया। उसके बाद ये भी जो मेरा योजना था, इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार संवैधानिक तौर तरीका से राजस्थान विधानसभा ने अपनाया 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। राजस्थान विधानसभा में अपनाया गया 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को और राजस्थान के एक छोटा सा गांव नागौर जिला, छोटा सा जिला नागौर जिला में इसको लागू किया गया। और लागू कौन किया? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। इसके बाद जस्ट 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हमारे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। फिर एक कुछ कारणोंवश इसमें कुछ बीच में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया हमारे संवैधानिक तौर तरीका से और इसकी विकास को उतना ध्यान में नहीं दिया गया या देखा नहीं जा रहा था। तो फिर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति के द्वारा सन 1970 में द्विस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। द्विस्तरीय पंचायती राज कि मंडल स्तर पे ग्राम मंडल का और जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन किया जाए। तो ये भी उतना जोर नहीं दिया गया। उसके बाद हमारे सन 1985 ईस्वी में, इसके बाद दोस्त सन 1985 ईस्वी में पीवी राव समिति का गठन किया गया। अब पीवी राव समिति के द्वारा 4 स्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया, अर्थात मांग किया गया। राज्य स्तर पे राज्यसभा परिषद,
जिला स्तर पे जिला परिषद, मंडल स्तर पे मंडल परिषद, और हमारे ग्राम स्तर पे ग्राम सभा का मांग की गई। और इसी समिति के द्वारा फर्स्ट बार, पीवी राव समिति के द्वारा ही फर्स्ट बार हमारे इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए और हमारे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का डिमांड किया गया था। पीवी राव समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। पीवी राव समिति के द्वारा ही फर्स्ट टाइम हमारा इस अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्माण किया गया, और उसी के तहत 1/3 सीटों को आरक्षित किया गया अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए। गाइज, उसके बाद हमारे दो कमेटी को और गठन किया गया। सिंधवी कमेटी 1986 और थुंगन कमेटी। सिंधवी कमेटी 1986 और थुंगन कमेटी अर्थात थुंगन समिति का गठन किया गया 1988 में। इसका गठन करने का मेन मकसद था कि जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देना, संवैधानिक दर्जा देने का बात कहा, क्योंकि ये तो पहले मेरा नीति निदेशक तत्व यानी कि ग्राम पंचायत पे डिपेंड करता था, राज्य सरकार पे डिपेंड करता था कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये तो मेरा नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 40 में था। ये ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन की गई थी। तो फिर सरकार ने क्या किया 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, 24 अप्रैल 1992 को, लेकिन उसे लागू किया गया 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे जो डीपीएसपी में जो था आर्टिकल 40 में जो था वहां से हटा करके इसे आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक रखा गया, अर्थात इसमें 16 उप अनुच्छेद जोड़ा गया, और इसी में टोटल इसको 16 अनुच्छेद के बीच में ही हमारे पंचायत के बारे में पूरा वर्णन किया गया। इसी के तहत टोटल जो पंचायती राज व्यवस्था था उसको राज्य सूची में रखा गया, राज्य सूची में पंचायती राज को रखा गया, और ये राज्य सूची के विषय के ही अंतर्गत हमारा पंचायती राज व्यवस्था आता है। और इसी के तहत टोटल 29 विषयों के बारे में वर्णन की गई। टोटल 29 विषय दिया गया, और इसी 29 विषयों में ये चीज बोला गया कि हमारे जो भी पंचायतों के द्वारा चुनकर आए हुए हमारे सभी जनताओं, हमारे सभी ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा चुनकर आए हुए प्रत्याशीगण जो भी हैं हमारे इस 29 विषयों पर काम करेंगे और राज्य सरकार को हेल्प करेंगे, अपने देश को विकास करने के लिए हेल्प करेंगे, और सभी योजनाओं के हमारे गांवों तक, पंचायतों का तक अर्थात हमारे जिलों तक सभी योजनाओं को पहुंचाएंगे, हर एक एक घर तक पहुंचाएंगे, हर एक लोगों तक पहुंचाएंगे। लोगों की मजबूरियां का फायदा ना उठा करके उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसको हेल्प करेंगे और हमारे गांव को विकास करेंगे। टोटल 29 विषय, इसी में हमारा अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 1/3 सीट को आरक्षित किया गया, और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको बोला गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका भी 5 साल तक इसका कार्यकाल रहेगा। जो भी प्रत्याशीगण चुनकर आएंगे उसका कार्यकाल 5 साल तक ही रहेगा, जिसे हमारा लोकसभा में है। ओके, हाँ। गाइज, आज हमने आप लोगों से इसी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूरा डिटेल से वर्णन किया है।